अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब मिलकर फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। स्पेशल उन बच्चों के लिए दुआ कीजिए जो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। तो मैं बाज़ औक़ात बैठ के उनकी वीडियोस देखती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। मेरी नज़रों के सामने मेरे अपने बच्चे आ जाते हैं कि मैं भी एक माँ हूँ। अगर मैं अपने आप को उस जगह पे रख कर देखूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे और उनकी ज़िंदगियों को बख्श दे और उन लोगों को हिदायत अता करे जो उन मासूम जानों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, आज का व्लॉग मैंने किचन से स्टार्ट किया। आज मेरे ये जार काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए थे तो मैंने ये धो कर रख दिए थे ताकि ये सही तरीके से ड्राई हो जाए, तो फिर मैं दोबारा से इसको रिफ़िल कर दूँगी। तो ये शीशे के जार हैं, इतने नाजुक से, इनको तो उठाते हुए भी इतना ज़्यादा डर लगता है। तो फिर इनको मैं इतना यानी कि जल्दी नहीं वॉश करती। जैसे यानी कि डेली रूटीन में मैं सफाई करती हूँ ना, तो इसको वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने इसको काफ़ी टाइम के बाद धोए हैं ताकि ये सही तरीके से साफ़ सुथरे हो जाए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर की थी, तो आपने यकीनन वो मेरा व्लॉग देखा होगा। तो अच्छा, उस टाइम पे मैंने ये शामी कबाब बनाकर ना ट्रे में डालकर इस तरह से इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको पूरी रात के लिए फ्रीज़ कर दिया। फिर अगले दिन से मैंने अपना नया व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो ये शामी कबाब इतने अच्छे सख्त हो गए थे तो फिर मैं इसको इस तरह से ना ज़िप लॉक बैग में डालने लगी थी, लेकिन ये इतने ज़्यादा थे एक बैग में पूरे नहीं आ सके। फिर मुझे एक और बैग रेडी करना पड़ा इसके लिए। तो आप इस तरीके से जब शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप इसको इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे तो फिर आपके शामी कबाब इतने अच्छे स्टोर हो जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। मैं पहले जब भी शामी कबाब बनाती थी ना तो मैं उसको डिब्बे में डालकर स्टोर करती थी। तो डिब्बा रखने से ऐसा होता था कि मेरे फ्रीज़र में ना बहुत ज़्यादा जगह घेरी जाती थी। लेकिन अब मैंने ऐसा करना शुरू किया है कि मैं कबाबों को पहले ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं ना, फिर मैं इसको जब ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रखती हूँ ना, एक तो ये इतने अच्छे स्टोर हो जाते हैं, बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं, और उसके बाद मेरे फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरी जाती और बहुत आराम से मैं इसको अपने फ्रीज़र में रख कर ना स्टोर कर सकती हूँ। अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। 2 से 3 वीक तो मेरे ये शामी कबाब बहुत आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, अब हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अंडे और कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैं हमेशा सबसे पहले अंडे उबलने के लिए रख देती हूँ ताकि जब तक मैं अपने बाकी काम निपटाऊँ ना, उतनी देर में अंडे भी उबल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कोफ्ते बनाने लगी थी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा पौना किलो बोनलेस बीफ ले लिया और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 से 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डालने हैं, 1 गड्डी लहसुन की डालनी है और 1-1.5 इंच के बराबर अदरक डालना है और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डालनी है। ये सारी चीज़ें डालकर ना हमने इसका कीमा बना लेना है। आप चाहे तो बाज़ार से भी बनवा सकते हैं, लेकिन मैं घर पर बना लेती हूँ। फिर इसके अंदर हमने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और एंड पे हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आप कोफ्तों में मसाला थोड़ा सा नॉर्मली डालें, यानी कि थोड़ा सा कम डालें, क्योंकि जब हम सालन बनाएंगे ना तो फिर हमने मसाले में भी, ग्रेवी में भी हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो ये ना हो कि कोफ्तों में भी आपका मसाला तेज़ हो जाए और फिर सालन की ग्रेवी में भी मसाला तेज़ हो जाए। तो कोफ्तों में बस हमने हल्का फुल्का सा टेस्ट ही देना होता है ताकि ये फीके ना लगें और मज़े का इसका टेस्ट आए। अच्छा, मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ ना, तो जैसे हम कच्चे कीमे के कबाब बनाते हैं ना, मैं सेम रेसिपी को फॉलो करती हूँ और मैं कबाब की शेप देने के बजाय मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। तो आप यकीन जाने इतने मज़े के कोफ्ते बनते हैं ना, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। एक तो इसके अंदर सारे स्पाइसेस हमने ऐड किए होते हैं, दूसरा इसके अंदर प्याज वगैरह होता है, सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से ना कोफ्ते बड़े अच्छे से नरम से बनते हैं, सख्त नहीं रहते। और दूसरी बात, मैंने कभी भी कोफ्तों को जोड़ने के लिए इसमें कभी भी अंडा ऐड नहीं किया, कभी भी बेसन ऐड नहीं किया, ना ही कभी मैंने इसमें आटा ऐड किया है। कुछ लोग बीच में ये बेसन, आटा, अंडा वगैरह डाल लेते हैं कोफ्तों को जोड़ने के लिए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की। मेरे इतने अच्छे कोफ्ते बनते हैं और इतने अच्छे जुड़ जाते हैं, कभी भी मेरे कोफ्ते नहीं टूटे। तो आप मेरे आगे रेसिपी देखना ना, आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से मेरे कोफ्ते बने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कोफ्ते बना लिए थे जिस साइज़ में मुझे चाहिए थे। तो आप ये कोफ्ते बनाकर ना इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
तो मैंने तो अभी दोपहर को खाने में बनाने थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना कोफ्ते बनाकर सबसे पहले एक साइड पे कर लिए और दूसरी साइड पे देखे जो मैंने अंडे रखे थे, अंडे भी बॉयल हो गए। अब हम जल्दी जल्दी से ना अंडों को भी छील लेंगे। अच्छा, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सबसे पहले अंडे बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से कोफ्ते बनाकर साइड पे कर देती हूँ। तो ये जब दोनों काम मेरे हो जाते हैं ना, तो बस उसके बाद तो सिर्फ हमने मसाला भून कर, कोफ्ते डालकर भून कर, उसमें पानी डालकर ग्रेवी बना लेनी होती है। तो फिर झटपट से ना मेरे अंडे कोफ्ते बन जाते हैं। अच्छा, जब मैंने अंडे उबाले थे ना, तो मैंने अंडे उबालने के टाइम पे इसके अंदर नमक डाल दिया था। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। नमक डालने से ऐसा होता है कि अंडों का छिलका ऊपर से बहुत आराम से निकल जाता है और फिर अंडे टूटते नहीं हैं। अगर आप नमक डाले बगैर अंडों को उबालेंगे ना, तो अंडे फिर आपके टूट जाएंगे और छिलका सही तरीके से उतरेगा नहीं। चलें जी, अब यहाँ पे मैं अंडे कोफ्ते बनाना स्टार्ट करने लगी थी। आज भी मैं मिट्टी की हांडी में बनाऊंगी और मुझे इतना मज़ा आता है मिट्टी की हांडी में कुकिंग करने का। दूसरी देगचियों से बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट होता है और इसमें बनाने का भी एक अपना ही मज़ा है। अच्छा, मैंने ना हांडी में पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डाल लिया था। फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे। प्याज डालकर हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, यानी कि इसका कलर थोड़ा सा जब चेंज हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने से हमेशा ऐसा होता है कि आपका प्याज फ़ौरन से गल जाता है। कुछ लोगों का प्याज नहीं गलता और ग्रेवी में प्याज हमेशा साबुत रहता है, लेकिन जब आप पानी डालकर इसकी भुनाई करेंगे ना, तो प्याज बहुत अच्छा सा मैश हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डालकर फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को, बल्कि इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया था। साथ साथ मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ। पानी डालने से मसाला बहुत अच्छे से भुना जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी सिर्फ कलर देने के लिए। और फिर 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुना जाएगा तो फिर इसके अंदर हमने 3 अदद टमाटरों की प्यूरी शामिल करनी है। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए हमेशा प्यूरी डाल लेती हूँ ताकि मेरा मसाला सही तरीके से ना मैश हो जाए। तो आपके पास अगर यानी कि प्यूरी नहीं हो सकती ना अवेलेबल, तो आप इसमें टमाटर दूसरे भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर तो हर घर में अवेलेबल होता है, उसमें हम आराम से प्यूरी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जब मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुना जाएगा, जब ये अपना ऑयल छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका मसाला भुना गया है। तो फिर इस स्टेज पे आकर हमने इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। अच्छा, सारे कोफ्ते जब हमने इसमें डालने हैं ना, तो फिर हमने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, दम पे रख देना है हमने इसको। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाला देगची के साथ चिपके ना और ये जल ना जाए। तो इसको फिर मैंने दम पे रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि देगची के साथ मसाला चिपके ना और कोफ्ते हमारे जले ना। अच्छा, वैसे मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं देगची को ना हाथों की मदद से उठा कर ना हिला कर इसको मिक्स करती हूँ, लेकिन आज मैं मिट्टी की हांडी में बना रही थी, तो ये आपको तो पता है वैसे भी इतनी ज़्यादा वज़नी होती है, तो ये उठा कर हिलाई नहीं जाती। तो फिर मैंने आराम से बहुत एहतियात के साथ ना इसके अंदर डोई मारी और इसको बड़े एहतियात से मैंने इसको हिलाया, मिक्स किया। तो फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा से कवर करके रख दिया ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं ना सही तरीके से गल जाएं। तो फिर उसके बाद कोफ्ते मेरे सही तरीके से सख्त हो गए थे, यानी कि ये इस स्टेज पे आ गए थे कि ये अब टूटेंगे नहीं। फिर मैंने कोफ्तों को अच्छी तरीके से भून लिया था। फिर इसके अंदर मैंने उबले हुए अंडे डाल दिए थे। अंडे डालकर भी ना हमने इसकी थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो कोफ्तों का मसाला है ना वो सारा अंडों में भी थोड़ा सा चला जाए, नहीं तो फिर अंडे आपके बहुत फीके फीके से ना बहुत अजीब से लगेंगे। तो जब इसके अंदर मसाला चला जाएगा ना तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हमने अपने हिसाब से पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना लेनी है। अच्छा, मैं हमेशा ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप शोरबा बहुत पतला रखती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में थोड़ा पतला शोरबा पसंद किया जाता है। पानी डालकर फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि ग्रेवी हमारी सही तरीके से पक जाए। जब ग्रेवी अच्छे तरीके से पक जाएगी तो फिर लास्ट में हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करना है और थोड़ा यानी कि आप कर ले 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमेशा डाला करें ग्रेवी के अंदर, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल दिया था। ये तीनों चीज़ें डालकर हमने अंडे कोफ्तों के सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे अंडे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके थे।
इतने मज़े के मेरे ये अंडे कोफ्ते बने थे और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं थे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत मज़े का मेरा ये अंडे कोफ्तों का सालन बना था। तो आप एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो फिर आप अपनी आप ही को दुआएं देंगे कि कितने आसान तरीके से मैंने आपको अंडे कोफ्ते बनाना सिखाए हैं। अब आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, एक और बात, अगर आप चिकन के कोफ्ते बनाना चाहते हैं ना, तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करें। तो बीफ की जगह आप चिकन ऐड कर लें, तो ये मज़ेदार से कोफ्ते आप घर पर बना सकते हैं। अच्छा जी, जब मैं घर के कामों से फ़ारिग हो गई, खाना वगैरह खा के जब हम सारे फ़ारिग हो गए ना, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ बाज़ार आई, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी थी, वो मैंने ख़रीदी। और फिर लास्ट पे मैं आई स्टाइलों पे। आज मैंने दुआ के, ताबीर के और नूर के जूते लेने थे। तो नूर को तो मैं घर छोड़ कर आई थी, क्योंकि नूर को उठा कर ना बाय वॉक नहीं मैं जा सकती, वो माशाल्लाह से अब काफ़ी वज़नी हो गई है। तो फिर मैं सिर्फ लेकर आई थी ताबीर को और दुआ को साथ लेकर आई, साथ अपनी सास अम्मी को लेकर आई। मैंने कहा मेरे साथ चलें, बच्चों के लिए जूते वगैरह ले आऊँ। तो फिर बच्चों को लाना साथ आज बहुत बड़ी मजबूरी थी, वरना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को बाज़ार ना लेकर आऊँ। तो बच्चों के जूतों का साइज़ का ज़रा इशू बन जाता है, अगर बच्चे साथ हो ना, तो फिर साइज़ की बहुत यानी कि आसानी हो जाती है, अपने साइज़ के बच्चे जूते ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नूर के लिए और ताबीर के लिए जूते पसंद कर रही थी। तो सुभान के तो उसके बाबा ने उसको लेकर दे दिए थे, वो अपने बाबा के साथ हमेशा जाता है और जाके अपनी शॉपिंग कर लेता है। तो तीनों बेटियों की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो मेरी होती है। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत जूते थे ना छोटे बच्चों के, तो मेरा तो दिल कर रहा था कि काश ये मेरे साइज़ में भी होते ना, तो मैं भी ले लेती। मुझे बड़े पसंद आते हैं छोटे बच्चों के जो जूतों के डिज़ाइंस होते हैं ना, मुझे लेडीज़ जूतों से ज़्यादा बच्चों के जूते पसंद आती हैं। तो यहाँ पे मैंने ताबीर के लिए ब्लैक कलर्स के ना पम्प्स पसंद किए थे। मुझे वैसे भी ना पसंद है कि बच्चियाँ पम्प्स वगैरह पहने, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पम्प्स। तो ये मैंने ताबीर के लिए ब्लैक कलर के पम्प्स लिए थे। तो इसने भी देखते साथ ही ना इतना शोर डाला कि मामा मैंने यही लेने हैं, यही लेना है। तो मैंने कहा चलो यही ले लो। वैसे भी इसके पाँव पे ना बहुत ज़्यादा सूट किए थे, तो इसमें बच्चे वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं। तो फिर मैंने ताबीर के लिए ये वाले पम्प्स लिए थे और नूर के लिए मैंने जॉगर्स लिए थे। नूर के लिए मैंने पम्प्स नहीं लिए, क्योंकि नूर को आदत है, नूर उतार देती है अपने जूते, खुद खींचती है और उतार देती है और फिर पहनती नहीं है। तो मैंने इस दफ़ा इसके लिए जॉगर्स लिए। मैंने कहा चलो जॉगर्स ना थोड़े से फिटिंग में होते हैं, तो ये उतार नहीं सकेगी। फिर नूर के लिए मैंने ये जॉगर्स लिए। तो दुआ का भी दिल था कि मामा मैंने जॉगर्स लेने हैं। फिर दुआ ने भी अपनी पसंद के ना जॉगर्स यहाँ से ले लिए थे। तो मुझे तो ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। इसके अलावा एक और भी था, वो भी बहुत खूबसूरत था। फिर उसके बाद दुआ ने ट्राई किए, फिर दुआ ने उसके बाद अपनी पसंद के लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी कोई अच्छा सा जूता ना, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे वैसे भी ना जल्दी जल्दी चीज़ पसंद नहीं आती। हाँ, अगर कोई एक आध चीज़ हो ना जो फ़ौरन से मेरी नज़र में बैठ जाती है, जो मेरे दिल को छू जाती है, फिर उसके बाद मैं कोई 10,000 चीज़ देख लूँ ना, तो मुझे पसंद नहीं आएगी। जो सबसे पहली चीज़ मुझे पसंद आती है ना, फिर मैं हमेशा वही लेती हूँ। तो फिर मैं आगे पीछे देखती रही, तो मैंने फिर कोई चीज़ नहीं ली। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं अपने लिए ले लूँगी कुछ ना कुछ। तो ये आप भी देखें, बड़े खूबसूरत से स्टाइलों के डिज़ाइंस थे। तो इधर आओ। छोटा है और सॉक्स के साथ नहीं पूरा है। एक साइज़ बड़ा मंगवा लूँ। लेकिन कंफर्टेबल होता है। तो दूसरा भी चक्कर वैसे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैं यही कह रही हूँ। ठीक है साइज, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना अम्मी? ये ठीक है। चलो बस
दुआ ने भी अपने लिए फिर जॉगर्स पसंद कर लिए। दुआ को आदत है, दुआ हील वगैरह बहुत कम पहनती है और पम्प्स वगैरह भी बहुत कम पहनती है, तो उसको जॉगर्स पसंद है। तो जूते वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग फ़ारिग हो चुके थे। तो एक दफ़ा ये आप हमारे जेलम का जो स्टाइलो है ना, ये देख लें, इतनी अच्छी इनके पास वैरायटी है ना, बहुत खूबसूरत जूते थे। फिर उसके बाद मैंने बिल वगैरह पे किया तो फिर हम लोग घर पे आ गए। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे रात का टाइम था, तो आज मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए केक लेकर आए थे। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों लेकर आए थे। आज आपकी आपी का बर्थडे था। आज आपकी आपी माशाल्लाह से 34 इयर्स की हो चुकी हैं। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना आपकी एज क्या है। मैं माशाल्लाह से 34 इयर्स की हो गई हूँ और ये मेरी सही एज है। मैंने अपनी एज कभी भी किसी को कम नहीं बताई। मेरी हमेशा से जो एज है ना, मैं वही बताती हूँ। तो आज कोई हमने इतनी खास सेलिब्रेशन तो की नहीं थी और ना ही हमारा कोई प्लान था। तो बस मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक ले आए, तो साथ हमने थोड़ी सी पार्टी कर ली थी। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लिया था, डोमिनोज से मंगवाया था। इनकी ना एक डील है, इसके साथ ये लावा केक देते हैं, चिकन नगेट्स देते हैं। इसके अलावा आप 2 किस्म के पिज़्ज़ास ऑर्डर कर सकते हैं अपनी पसंद के। ये पूरी डील में ना इनकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बड़े मज़े का ना इनका टेस्ट होता है। तो आजकल हमने ये KFC वगैरह से, मैकडोनल्ड वगैरह से बाइकआउट किया हुआ है, क्योंकि ये इसराइल की ब्रांड है। तो जब मेरे हस्बैंड ने डोमिनोज़ का ऑर्डर दिया ना, तो बाकायदा से इन्होंने सारा सर्च किया कि ये इसराइल की है या किसी और की ब्रांड है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूरी, यानी कि इनकी सारी डिटेल चेक करके ना, तो फिर उसके बाद हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो ये इनका पेरी पेरी पिज़्ज़ा था, साथ एक और पिज़्ज़ा था, पता नहीं सुप्रीम पिज़्ज़ा था कि कौन सा था, मैं तो इसका नाम भी भूल गई हूँ। लेकिन बहुत मज़े का इनका टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। मुझे पूरे जेहलम में ना सिर्फ डोमिनोज़ के पिज़्ज़ास पसंद आते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे ये गजरा। फिर मैंने इनको बोला कि अपने हाथों से मुझे गजरा बनाए। तो व्यूअर्स, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आप अपनी आप ही को इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।